चलो वेलकम बैक। देख सेक्शन 12 हो चुका है, सेक्शन 13 हो चुका है। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, पहले है ना ये होता क्या है वो समझ ले, उसके बाद इसके प्रोविजन देखेंगे। देख सेक्शन 14 इज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। इसके अंदर कोई झमेले नहीं है, कुछ नहीं है। सेक्शन 14 चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, जिसको अपन प्यार से सर्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी देख होता क्या है इसके अंदर है ना, इन एनी केस अपन ने गुड्स देख लिए, सर्विसेज देख ली। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली के भैया सप्लाई होनी चाहिए। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सप्लाई कर रहा हूं उसके सामने उसका इनवॉइस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया जो सप्लाई की है ना, दैट इज सच सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन, देयरफॉर उसका पेमेंट होना चाहिए। अग्री करते हो? ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज के बेसिस पे ही आप टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढते हो, हाँ क्या नहीं? ये तीन चीज के बेसिस पे ही आप टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढते हो। है ना? ठीक है, तो देख कहना इससे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे है ना सप्लाई तो कर दी, मैंने सप्लाई तो कर दी, लेकिन सप्लाई और इनवॉइस के बीच में जो मेरा टैक्स रेट है वो चेंज हो गया। क्वाइट पॉसिबल, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि भैया मैंने तुझे आज सप्लाई की, बट तूने मुझे एक हफ्ते बाद मैंने एक हफ्ते बाद इनवॉइस इशू किया। ठीक है, एंड उसके बाद तूने मुझे पेमेंट किया, जिसके बीच में जो टैक्स रेट है वो चेंज हो गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने तुझे सप्लाई किया, आज मैं तुझे सप्लाई करता हूं, आज उसका टैक्स रेट 10% है। जब एक हफ्ते बाद मैं तेरे पे इनवॉइस इशू करता हूं तो बीच में टैक्स रेट उसका 10% से 5% हो गया, तो तू क्या बोलेगा कि नहीं मैं तो 5% के हिसाब से टैक्स पे करेगा। मैं बोलेगा नहीं, मैंने जब सप्लाई किया था तब 10% था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए ये प्रोविजन डाला है कि अगर सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट के कहीं पे भी बीच में टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढोगे। तो देख बहुत सिंपल सा फंडा है सर्ट के केस में, टेक डेट ऑफ सप्लाई एज बेस। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्ट के केस में टेक डेट ऑफ सप्लाई एज बेस। इसका मतलब क्या? देख अभी मैं ना यहां पर कुछ लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना, मैं समझाऊंगा क्या है आपको। वो नोट्स में भी आपको दिखेगा वो बिफोर आफ्टर क्या लिखा हुआ है। बिफोर आफ्टर आफ्टर, देख आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये प्योरली टेक्निक पे है। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स में मैंने फॉर्मेट में उल्टा सीधा लिखा रहेगा, इधर मैं उल्टा सीधा लिखूंगा, लेकिन आंसर आपको सेम ही आएगा। तो इधर देख, इसको रटना नहीं है, रटने जाओगे पागल हो जाओगे। तो मैं कुछ लिखता हूं, उसके बेसिस पे अपन आगे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढना है वो देखेंगे। बिफोर आफ्टर आफ्टर, बिफोर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर एंड बिफोर, फिर बिफोर बिफोर बिफोर। ठीक है, अभी ये मैंने क्या लिखा, देख अपन क्या देख रहे हैं, सेक्शन 14। सेक्शन 14 इज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। मतलब क्या कि टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट चेंज होने से पहले मैंने सप्लाई की, अगर टैक्स रेट चेंज होने से पहले मैंने सप्लाई की
एंड टैक्स रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट मिला। समझ में आया क्या बोला यहाँ पे? टैक्स रेट चेंज होने से पहले मैंने सप्लाई की है एंड टैक्स रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस और पेमेंट हुआ है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? ठीक है, चेंज टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हुई है एंड इनवॉइस और पेमेंट दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद हुआ है। एक इवेंट अकरिंग बिफोर चेंज एंड अदर टू इवेंट्स अकरिंग आफ्टर चेंज। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सर डेट ऑफ सप्लाई को बेस लेना, ये लाइन समझ में नहीं आया, अभी आएगा, इधर देख। सप्लाई मैंने चेंज के पहले किया, टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हो गया, टैक्स रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस भी इशू हो गया। टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई हो गया, टैक्स रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस भी इशू हो गया, उसके बाद टैक्स रेट चेंज हुआ और उसके बाद पेमेंट मिला। तो टेक डेट ऑफ सप्लाई एज बेस मतलब क्या कि भैया डेट ऑफ सप्लाई के साथ जो आएगा ना, अभी यहां पे डेट ऑफ सप्लाई बिफोर है, उसके साथ क्या बिफोर है? इनवॉइस के पेमेंट, इनवॉइस, तो माय टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। समझ में आया? नहीं आया तो इधर आ जाएगा। सप्लाई पहले हुई, पेमेंट चेंज के पहले हुई और इनवॉइस चेंज के बाद इशू हुआ, तो सप्लाई के साथ क्या है यहाँ पे? पेमेंट। देयरफॉर बीइंग डेट ऑफ सप्लाई एज बेस, जो सप्लाई के साथ आएगा उसको मैं टाइम ऑफ सप्लाई ले लेगा। इधर यहाँ पे पेमेंट आया है, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट। समझ में आ गया कैसे सप्लाई को बेस लिया? मैंने रैंडमली लिखा है, एक इवेंट पहले है, बाकी दो इवेंट बाद में। एक इवेंट पहले है, उसके साथ एक और इवेंट है और एक इवेंट बाद में। एक इवेंट पहले है, एक इवेंट बाद में है, एक इवेंट पहले है। अपने को डेट ऑफ सप्लाई बेस लेके चलना है। डेट ऑफ सप्लाई के साथ यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस आ रहा है, डेट ऑफ सप्लाई के साथ यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस आ रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई के साथ यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट आ रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तीनों ही चेंज के पहले है। अगर तीनों ही इवेंट बिफोर चेंज है तो उस केस में सेक्शन 14 इज नॉट एप्लीकेबल। टीओएस विल बी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। टीओएस विल बी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। समझ में आ गया? अगर तीनों ही इवेंट चेंज के पहले है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर नॉर्मल प्रोविजन। क्लियर है? सेम रूल यहां पर भी, सेम रूल यहां पर भी देख, यही मैं कॉपी करता हूं पूरा। आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर बिफोर है, यही उठा लेते हैं एज इट इज, कोई बोल्ड नहीं चाहिए एंड कोई फिल्टर नहीं चाहिए। ठीक है, सेम यही उठा लेते हैं एज इट इज, कोई बोल्ड नहीं न कोई फिल्टर। अब चेंज के पहले तीनों इवेंट चेंज के बाद हो रहे हैं। ऊपर क्या था? तीनों इवेंट अगर चेंज के पहले हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसा आता था? एज पर नॉर्मल प्रोविजन। इधर भी ऐसा ही, अगर तीनों इवेंट मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद अगर सप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स एक्स, ठीक है, गुड्स एक्स का आज की डेट में टैक्स रेट है 10%, कल उसका टैक्स रेट 10 से 12% हो गया, परसों मैंने तुझको सप्लाई किया, इनवॉइस इशू किया और पेमेंट किया, तो ये तीनों इवेंट आफ्टर टैक्स रेट था, आफ्टर चेंज इन टैक्स रेट। तो उस केस में इफ ऑल थ्री इवेंट्स आर ईदर बिफोर और आफ्टर, सेक्शन 14 विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। समझा? अब एक केस अपना सप्लाई आफ्टर चेंज है, ठीक है,
सप्लाई मेरा आफ्टर चेंज है, इनवॉइस बिफोर चेंज है एंड पेमेंट आफ्टर चेंज है। तो भैया सप्लाई के साथ क्या आ रहा है, डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। इधर भी सेम, सप्लाई मेरा आफ्टर चेंज है, इनवॉइस आफ्टर चेंज है, बट पेमेंट मुझे एडवांस में पहले ही मिल गया था, तो उस केस में सप्लाई के साथ क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया। एंड सप्लाई आफ्टर चेंज है बट इनवॉइस एंड पेमेंट चेंज के पहले ही इशू हो गया, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हुआ प्रोसेस। सप्लाई को बेस लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहां पे, क्लियर है, ठीक है। लॉजिकली अपन देखेंगे, अगर देख दोनों इवेंट तीनों इवेंट चेंज के पहले होता है या चेंज के बाद होता है, तो नॉर्मल प्रोविजन लग जाएगा, सेक्शन 14 नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, सप्लाई के साथ जो भी आता है वो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। थर्ड केस, सप्लाई चेंज के पहले है, इनवॉइस और पेमेंट बाद में है, या फिर इनवॉइस और पेमेंट पहले है, सप्लाई बाद में है, तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। गेला डोक्यात, ठीक है। दिस इज एज सिंपल। अगर ये टेबल मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया आपको समझ में आ गया, तो आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया, सेक्शन 14 आपका क्लियर है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते, सेक्शन 14 क्या बोलता है, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स रेट में चेंज होता है बिटवीन टू इवेंट्स। देख, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, इधर इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विस, दैट इज द रीजन ये जो डीओएस है दैट इज डेट ऑफ सप्लाई। अभी इधर देख, डीओएस क्या है, डेट ऑफ सप्लाई शैल बी दी बेस, ये इंपॉर्टेंट है। Section 14 is not applicable when all the events are either before the change in effective rate of tax or after the change. Either before the change in effective rate of tax or after the change. अगर तीनों इवेंट पहले है या तीनों इवेंट बाद में है तो सेक्शन 14 नहीं लगेगा। उस केस में इधर सेक्शन 12 अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है और सेक्शन 13 अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये कब लगेगा, व्हेन ऑल थ्री इवेंट्स आर इधर बिफोर और आफ्टर द चेंज, ठीक है। डेट ऑफ सप्लाई को मुझे बेस लेना है, सप्लाई चेंज के पहले है, इनवॉइस चेंज के पहले है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस चेंज के पहले है, देयरफॉर ओल्ड टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। टाइम ऑफ सप्लाई अगर पहले मतलब चेंज इन इफेक्टिव टैक्स रेट के पहले आ रहा है, तो उस केस में जो आपका पुराना टैक्स रेट था वही लगेगा। नेक्स्ट, सप्लाई के साथ सप्लाई बिफोर द चेंज है, पेमेंट बिफोर द चेंज है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट। अगेन इफ इट इज बिफोर द चेंज देन जो ओल्ड रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट, सप्लाई पहले है, इनवॉइस बाद में है, पेमेंट बाद में है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी विच एवर इज अर्लियर। तो उस केस में जो भी हो, डेट ऑफ इनवॉइस हो या डेट ऑफ पेमेंट हो, आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इन एनी केस आफ्टर द चेंज, देयरफॉर इट विल बी न्यू टैक्स रेट। जो पॉइंट पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस पॉइंट पे जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा, ठीक है। एज सिंपल, नीचे वाला भी सेम जाएगा दोनों के साथ। इसमें क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस इज आफ्टर द चेंज, देयरफॉर जो आपका न्यू रेट है वो लग जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट इज आफ्टर द रेट चेंज, देयरफॉर जो आपका न्यू रेट है वो लग जाएगा। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर है बट इनवॉइस एंड पेमेंट पहले है, देयरफॉर डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन एनी केस जो आपका ओल्ड टैक्स रेट है वो लग जाएगा। ये ला डोक्यात, ठीक है। एक काम कर, 5 मिनट देता हूं, एक बार इसको अच्छे से प्रोसेस कर ले, समझ ले क्या है, उसके बाद इसके नीचे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भैया ये कितना इजी था, ठीक है। सर्विस सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, पेमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। इस 3 के अलावा आपको कुछ भी देखना नहीं है, ठीक है। चल फटाफट 5 मिनट देता हूं, एक बार इसको जल्दी से देख ले।
चलो देख लिया। अभी देख, इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं तो इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे होती है। ये ओनली फॉर सर्ट, ये जो लाइन है ना, ये खाली आपके सेक्शन 14 के लिए एप्लीकेबल होगी। देख क्या लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। मेरा डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा, व्हेन सच अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू बैंक अकाउंट ओनली इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। ओनली इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। डेट ऑफ पेमेंट विल बी क्रेडिट इन बैंक अकाउंट ओनली इफ सच क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। मतलब अगर बिफोर 4 वर्किंग डेज है तो उस केस में डेट ऑफ क्रेडिट मैटर नहीं करेगा, फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर वाला सीन आ जाएगा। बट इफ इट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज तो डेट ऑफ क्रेडिट ही आप लोगे एज योर डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, चल इधर देख, हे भगवान, हाँ, an interior decorator designs and renovates the office of XYZ in June. The invoice is to be raised after the approval of the work. In the meantime, the rate of tax is changed on 5th July. 5th July को टैक्स रेट चेंज हुआ है। तो आपको क्या देखना है, डेट ऑफ सर्विस, इस केस में डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट 5th जुलाई के पहले है, बाद में है, एक पहले है, एक बाद में है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर देखते हैं, इनवॉइस इज रेज्ड एंड पेमेंट मेड लेटर इन जुलाई। Here the time of supply is after the change in rate though the services was completed prior to change. हाइला कैसे देख, टैक्स रेट कब चेंज हुआ, 5th जुलाई को। इनवॉइस इज रेज्ड एंड पेमेंट मेड लेटर इन जुलाई, मतलब बट ऑब्वियस है डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट दोनों आफ्टर चेंज है। सप्लाई में ऑलरेडी दे चुका हूं, द डेकोरेटर डिजाइन्स एंड रेनोवेट्स द डिजाइन ऑफ द ऑफिस इन जून। सप्लाई में जून में दे चुका हूं, बट इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों मेरा लेटर इन जुलाई हुआ है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, इसको अपन एक इलस्ट्रेशन के साथ देखते हैं। देख, इधर ही लिखता हूं ताकि आपके सामने रहेगा वो। डेट ऑफ सर्विस जून में हुई थी ना, मान ले सर्विस दी है मैंने 06/06/2020 को। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट बोथ वेर आफ्टर, एक काम करते हैं ना, बोथ वेर आफ्टर दी चेंज, मतलब चेंज कब हुआ है मेरा, सर्ट कभी का है 5th जुलाई को, 05/07 2020 को मेरा चेंज हुआ है। ठीक है, तो उस केस में इनवॉइस मेरा लेटर इन जुलाई है, तो मान ले डेट ऑफ इनवॉइस वाज 21 जुलाई एंड डेट ऑफ पेमेंट वाज 23 जुलाई। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अभी इधर देख, चेंज इन टैक्स रेट कभी है, टैक्स रेट कब चेंज हुआ है, 5th जुलाई को। ठीक है, सप्लाई चेंज के पहले है कि बाद में है, इट इज बिफोर द चेंज। इनवॉइस चेंज के पहले है कि बाद में है, इट इज आफ्टर द चेंज। पेमेंट चेंज के पहले है कि बाद में है, इट इज आफ्टर द चेंज। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, ये वाला केस लग जाएगा बिफोर आफ्टर आफ्टर वाला, एंड दस डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, देयरफॉर 21/07/2020 विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया, अरे आके नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। आप ऐसे ही सारे सम्स सॉल्व करेंगे सर्ट के। तो अपन देख लेते हैं बाकी के भी सब। देख, Vulcan tools, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, hence the time of supply is after the change in tax of rate though the services was completed, whichever is earlier, and ये आ गया मेरा। therefore 21 जुलाई मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आया। 21 जुलाई को मुझे बता न्यू रेट लेंगे कि ओल्ड रेट,
whatever rate is applicable on 21st July will be my rate, therefore इस केस में आएगा न्यू रेट. क्यों? बिकॉज वो आफ्टर चेंज आया है. ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं. Vulcan Tools Private Limited makes custom made precision tools for which it takes full advance with the purchase order. पूरा का पूरा एडवांस अमाउंट आता है 100%. ठीक है. One such order is received on 13th April and full amount is paid with the order. Date of payment क्या है मेरा? 13th April. 04/2020 becomes my date of order. ठीक है ना. इससे क्या बोला है कि जब भी वो ऑर्डर लेता है, ऑर्डर के साथ उसको फुल पेमेंट में मिलता है. तो 13th अप्रैल को उसने एक ऑर्डर लिया था जिसका उसको फुल एडवांस पेमेंट मिल गया. तो मैंने डेट ऑफ पेमेंट में 13th अप्रैल लिख दिया. नेक्स्ट, द टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 22nd मे. मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 22nd मे म्हणजे काय? सप्लाई कभी हुआ? 22nd मे 2020 को. ठीक है. इनवॉइस इज ऑल्सो इशूड ऑन द सेम डे. जिस दिन सप्लाई हुआ उसी दिन इनवॉइस भी इशू हो गया. तो सेम डे पे इनवॉइस भी इशू हुआ है मेरा. नेक्स्ट, इन द मीनवाइल रेट ऑफ टैक्स वाज इंक्रीज्ड ऑन द टूल्स फ्रॉम 20th May ऑनवर्ड्स. तो चेंज इन टैक्स रेट कब हुआ है? 20 मई 2020 को. चेंज इन टैक्स रेट कभी हुआ है? 20 मई 2020 को. तो सारे लिख दिए मैंने. अभी इस केस में चेंज 20 मई को हुआ है. सप्लाई पहले हुआ है कि बाद में? बाद में. इनवॉइस पहले हुआ है कि बाद में? बाद में. पेमेंट पहले हुआ है कि बाद में? पहले. तो इस केस में जो भी मेरा सप्लाई के साथ आएगा दैट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई. यहाँ पे सप्लाई के साथ क्या है? इनवॉइस. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस. डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 22/05/2020. अब 22/05/2020 आफ्टर चेंज है कि बिफोर चेंज है? आफ्टर चेंज, देयरफॉर यहाँ पे न्यू टैक्स रेट लग जाएगा. लॉजिकल? आगे नहीं समझ में आया? ठीक है. Hence, increased rate of tax will be applicable as goods are supplied and invoice issued after 20th May. क्लियर है? एक काम कर, इधर है ना एक कॉलम यहां पर और डाल देते अपन ताकि इजी पड़ेगा. वो कॉलम क्या आएगा? सर्ट. तो इससे कंपैरेटिव एनालिसिस आपका इजी पड़ जाएगा कि भैया चेंज कब हुआ है, आपको वो देखना है. ठीक है. तो जब भी आप हाँ, आपको टाइम दे दूंगा मैं इसको कॉपी करने का, टेंशन मत लो. क्योंकि आपके नोट्स में मैंने वो सर्ट वाला कॉलम नहीं डाला है. टेक्निकली डाल देना चाहिए था क्योंकि उससे इजी पड़ जाता था. तो फॉर्मेट ऐसा ही था तो मैंने सर्ट का कॉलम नहीं डाला है, बट यहाँ पर डाल दिया. तो इन एनी केस यू कैन कॉपी इट डाउन. चल लास्ट वाला देख लेते हैं. अभी कॉपी मत कर, बाद में करना. अभी एक बार इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे. ठीक है. थर्ड वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं. रेट ऑफ टैक्स इज चेंज्ड ऑन 10th जुलाई. ले पहले ही बोल दिया भाई 10th जुलाई को टैक्स रेट चेंज हुआ है. सर्ट कभी का है? 10/7/2020. सर्ट कभी का है? 10/7/2020. ठीक है. नेक्स्ट, receipt of payment is recorded in the books of accounts of the supplier on 8th July. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब गया? 8 जुलाई को. ठीक है. एंड द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द सप्लायर्स बैंक अकाउंट ऑन 15th जुलाई. क्रेडिट कब हुआ? ऑन 15th जुलाई. तो कैन आई से दिस क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज? This credit is after 4 working days. अरे हाँ कि नहीं? Therefore, if credit in bank is after 4 working days, such date will be my date of payment.
ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में क्या आएगा, विच एवर इज अर्लियर वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बट 15/7/2020 आएगा। क्यों? बिकॉज क्रेडिट इन बैंक इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। समझा क्या क्यों आया? ठीक है, तो ये आ गया मेरा डेट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में। नेक्स्ट, द बैंक वॉज ओपन ऑल डेज बिटवीन 10th and 15th जुलाई। द बैंक वॉज ओपन ऑन ऑल डेज बिटवीन 10th and 15th जुलाई। तो बट ऑब्वियसली ये आपको यही बता रहा है कि 4 वर्किंग डेज के बाद क्रेडिट हुआ है। हियर द डेट ऑफ पेमेंट इज 15th जुलाई। क्लियर है? ठीक है, अब लेट्स जस्ट अज्यूम कोई भी रैंडमली डेट्स ले लेते हैं। ये आ गया मेरा 1 जुलाई 01/07/2020। इनवॉइस मैंने इशू किया 05/07/2020 एंड पेमेंट हुआ 15/7/2020 को। ठीक है, तो इस केस में देख, अगर मैं विच एवर इज अर्लियर वाला लेता ना तो यहाँ पे मेरा 8 जुलाई आता। अगर ये 8 जुलाई आता तो तीनों केस बिफोर चेंज तू मान के चलता और नॉर्मल प्रोविजन लगा लेता, तेरा आंसर रॉन्ग हो जाता। समझा? यहाँ पर ये आफ्टर आया है, देयरफॉर इन दोनों में से विच एवर सप्लाई के साथ कौन सा है, डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज 05/07/2020 विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। अब 5/7/2020 बिफोर चेंज है कि आफ्टर चेंज है? बिफोर चेंज, देयरफॉर ओल्ड टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल। क्लियर है? ये पूरा गेम अपना खाली डेट ऑफ पेमेंट के लिए ही था। ये पूरा जो भी इलस्ट्रेशन था वो खाली डेट ऑफ पेमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट ये 3 के 3 इलस्ट्रेशन देख ले, इसका जो सोल्यूशन है वो कॉपी कर ले, उसके बाद मैं वो चार्ट फॉर्मेट लेके आता हूँ। वो फॉर्मेट अगर कॉपी करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो छोड़ देना। ठीक है, लेकिन ये 3 इलस्ट्रेशन तो एक बार इसको फटाफट देख ले जल्दी। सोल्यूशन भी लिख लेना इसके नीचे ताकि इजी पड़ेगा आपको।
चलो डन। फॉर्मेट देख लेना एक बार, अगर तुमको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करना और इसको कॉपी कर लेना साइड में, अगर नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। आपके पास स्क्रीन पर रखा है मैंने, अगर आपको कॉपी करना है ना तो वीडियो को पॉज करना और इसको कॉपी कर लेना। यस, ठीक है ना। वीडियो को एक बार पॉज कर लो और इसको कॉपी कर लो अगर आप लोगों को करना हो तो। नहीं करना हो एंड इफ यू रिमेंबर कि भाई सर्ट का भी एक कॉलम डालना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन एनी केस ये मैंने कॉपी करने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने ऐसा ही दिया हुआ है नोट्स, ठीक है ना। चलो गाइस, एक सेशन और लेंगे अपन, उसमें जो आपके पेंडिंग इलस्ट्रेशंस है वो सारे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 अपना यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप पूरा का पूरा थियरी एक बार अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि सम सॉल्व करते टाइम पे आप ब्लैंक नहीं रहो, आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। चलो गाइस, adios एंड हैव अ नाइस डे, आई विल टेक एन ऑफ, बाय बाय।